हाँ जी भी डियर स्टूडेंट्स वेलकम। और अज अपनी +2 लैक्चर सीरीज़ जो कि चल रही है उस दे विच आपां बैंकिंग चैप्टर के उपर अज फस्ट लैक्चर तुहाडे सामने प्रेजेंट करांगे। और उस फस्ट लैक्चर दे विच स्टूडेंट्स तुहाडे नाल आपां सेंट्रल बैंक का मीनिंग डिस्कस करांगे और सेंट्रल बैंक के जिहड़े फंक्शनस ने वो तुहाडे नाल शेयर करांगे। तो लो जी स्टूडेंट तुहाडा वेलकम है। तो उस तो आप अगे स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स एक हल्की जी इंट्रोडक्शन जिसकी आपां नूं मतलब एज सच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूरत नहीं है बट आपां नूं थोड़ा बहुता पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंकिंग जिहड़ी आ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम इंग्लैंड दे विच ओरिजिनेट होया सीगा और 1920 दे विच एक इंटरनेशनल फाइनैंशियल कॉन्फ्रेंस हो रही सी। एक इंटरनेशनल फाइनैंशियल कॉन्फ्रेंस हुई ब्रसल्स दे विच जिस दे विच एक गल ते जोर दिता गया, इस गल ते फोकस किया गया कि सारियां कंट्रीज दे कोले सेंट्रल बैंक होनी चाहिए है। ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स ये मन्निया जाता है कि लगभग 19th सेंचुरी दे विच मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कोले सेंट्रल बैंक सी। और उस तो बाद स्टूडेंट्स जिहड़ी आपां अगली डिस्कशन करनी हैगी है और वो ये है कि सेंट्रल बैंक हुंदा की है। देखो सब तो पहला तो स्टूडेंट सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री इको ही हुंदा है, वन हुंदा है। ठीक है जी। और सेंट्रल बैंक नूं असीं अगर डिफाइन करिए तो मैं तुहाडे सामने आ डेफिनेशन डिस्कस करना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक इज़ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो सब तो पहला सेंट्रल बैंक एक वो इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और ये एक प्राइवेट ओन्ड इंटरप्राइज नहीं है। It is a public institute that manages the currency of a country, जिसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होंदी है that is कि currency of the country ਨੂੰ मैनेज करना and controls the money supply in the country। ते ਜਿਹੜੀ मनी सप्लाई होंदी है ਉਹਨੂੰ कंट्रोल करना कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। ਤਾਂ ਹੁਣ स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ भी देश की सेंट्रल बैंक आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत सारिया इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंदियां ने। उन्हें सारी इकॉनमी का जो पूरी कंट्री का जो करंसी सिस्टम है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, उसनों बहुत अच्छे तरीके नाल रन करना है, इन सच अ वे रन करना है कि जिहड़ी इकॉनमी है उहदे विच ग्रोथ होवे और स्टेबलाइजेशन बनी रहे। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी होए ये मेन ऑब्जेक्टिव हुंदा सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक इन सच अ वे करंसी ते मनी सप्लाई नूं कंट्रोल करती है। तो लो भी स्टूडेंट्स साडी कंट्री दे विच ये रोल प्ले करने वाला सेंट्रल बैंक का रोल प्ले करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो कुछ चीज़ां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बारे स्टूडेंट्स आपां दस्सण दी कोशिश करांगे। तो सब तो पहला दसीए स्टूडेंट्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 नूं इस्टैबलिश होया सी। ठीक है। अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट है 1934 ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 ਨੂੰ इस्टैबलिश किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी काम करता वो सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ या उसके अकॉर्डिंग करता है। तो उस तो बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है जो सेंट्रल ऑफिस सी रिजर्व बैंक का वो सब तो पहला कलकत्ता दे विच सीगा, कैलकटा च सी। बट 1937 च मूव कर गया सी मुंबई और टिल देन ये मुंबई च है। उस तो बाद स्टूडेंट्स ये है कि स्टार्टिंग दे बिल्कुल स्टार्टिंग जेड़ा तुहाडा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये प्राइवेट ओन्ड एक बैंक सी। ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड सी सिंस नैशनलाइजेशन इन 1949 दे विच इसकी नैशनलाइजेशन कर दी गई। गवर्नमेंट ने पूर्ण तौर पर मतलब कि कंप्लीटली इसनूं अपने अंडर ले लिया और नाउ रिजर्व बैंक इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स सब तो इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो चलाता है
ठीक है, जो इसकी सब तो टॉप दी जॉब है, टॉप प्रोफाइल जिन्होंने आप डेजिग्नेशन कह सकते हैं, दैट इज है जी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। एट प्रेजेंट शक्तिकांता दास गवर्नर ऑफ द आरबीआई है और ये 25th गवर्नर ने आरबीआई दे, और इन्हों की टर्म जी स्टार्ट हुई सी 12 दिसंबर 2018 तो स्टार्ट हुई सी, और टिल देन ही इज वर्किंग एज गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो हुण ये ने स्टूडेंट्स, तुसीं इन्हां नूं न्यूज़पेपर दे विच कई बार जिहड़ियां इंपॉर्टेंट इकनॉमिक इवेंट्स है उन्हां दे विच देखिया होएगा। क्लीयर जी। तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहानूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दी जो डेफिनेशन है, जो साडे आरबीआई दा जो एक्ट है उहदे अकॉर्डिंग उहदे प्रेम्बल दे विच लिखी हुई है, वो समझाऊंगा। सो द प्रेम्बल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक एज, यानी कि प्रेम्बल जिवें कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रेम्बल है उवें आरबीआई का भी एक प्रेम्बल है। आरबीआई के प्रेम्बल दे विच आरबीआई के बेसिक फंक्शनस की जिक्र किया गया, आरबीआई दे फंक्शनस का जिक्र किया गया, उसनूं इस डेफिनेशन दे विच तुहानूं समझ आएगा। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद द व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। तो इत्थे स्टूडेंट्स काफ़ी फंक्शनस की गल हुई है। सब तो पहला तो किसनों रेगूलेट करना, जेड़े बैंक नोट इशू होंदे ने जिन्होंने आरबीआई इशू करती है उन्होंने रेगूलेट करना। रेगूलेट का मतलब होंदा कि स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड उन्होंने अवेलेबल कराना। ठीक है जी। कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद द व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, और रिजर्व बैंक अपने कोले काफ़ी तरह के रिजर्व्स मेनटेन करती है, और उस रिजर्व्स मेनटेन करने के पिछे सब तो इंपॉर्टेंट जो पर्पज होंदा है दैट इज कि जिहड़ी इकॉनमी है वो जिहड़ी मॉनेटरी स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, यानी कि इकॉनमी दे विच कोई भी अप्स एंड डाउन्स ना आउण मॉनेटरी सिस्टम नूं लैके। मॉनेटरी स्टेबिलिटी कदों इंश्योर होंदी है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब स्टूडेंट्स ये होंदा कि अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ द इकॉनमी, इकॉनमी च मनी सप्लाई ते लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए है। ना तो इकॉनमी च बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यानी कि एक्सेस लिक्विडिटी भी नहीं होनी चाहिए, और लिक्विडिटी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसकी जी एप्रोप्रिएट अमाउंट है जो इकॉनमी ते देश की ग्रोथ वास्ते बेनिफिशियल है, उस मॉनेटरी उस तरह की आपां लिक्विडिटी इकॉनमी च मेनटेन करनी है। और जो आप उसनूं मेनटेन करने की कोशिश करते हैं तो असीं इकॉनमी नूं पहलां देखते हैं। जे इकॉनमी दे विच इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है तो नैचुरली उत्थे सानूं लिक्विडिटी नूं घटाउणा पैंदा है, मनी सप्लाई नूं डिक्रीज़ करना पैंदा है। अगर इकॉनमी दे विच मंदी चल रही है, रिसैशन चल रहा है, तो उस वक्त सानूं इकॉनमी दे विच मनी सप्लाई इनक्रीज़ करनी पैंदी है, लिक्विडिटी ज़्यादा इनक्रीज़ करनी पैंदी है। सो तुसीं इकॉनमी की सिचुएशन के मुताबिक मनी सप्लाई की जो एप्रोप्रिएट अमाउंट है उन्होंने मेनटेन करते हो, दैट इज मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ठीक है जी। उस तो अगे स्टूडेंट्स, जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, मतलब कि तुसी देश के क्रेडिट सिस्टम नूं, ठीक है जी, और जी करेंसी है उन्होंने इन सच अ वे चलाना हैगा कि कंट्री नूं उसका मैक्सिमम बेनिफिट होवे। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आपां डायरैक्ट पहुंचांगे फंक्शनस ऑफ सेंट्रल बैंक के उपर। तो सब तो पहला स्टूडेंट जिहड़ा फंक्शन है दैट इज इशू ऑफ नोट्स। इशू ऑफ नोट्स, इसनूं बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं जी। इस फंक्शन नूं बैंक ऑफ इशू या इशू ऑफ नोट्स। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक कोले मोनोपली हुंदी है, यानी कि लीगल मोनोपली हुंदी है कि वो सिर्फ कला सेंट्रल बैंक ही नोट इशू कर सकता, होर उस तो इलावा कोई भी नोट इशू नहीं कर सकता। द सेंट्रल बैंक इज लीगली एम्पावर्ड एंड हैज मोनोपली राइट टू इशू करेंसी नोट्स। इस तो इलावा कोई भी करेंसी नोट्स इशू नहीं कर सकता। द नोट्स, जिन्ने भी नोट्स
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਮਨੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਲ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਕੁਆਇਨਸ ਆਰ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਆਫ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ, ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਬਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇੱਕੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇजेस द बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, it gives short term loans to the government and makes extraordinary advances during abnormal conditions or national emergencies। देखो भी स्टूडेंट्स इत्थे नो डाउट ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਐਡਵਾਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਂਕਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨਿਟਰੀ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ
कौन गाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइड करता है। मान लो सपोज कोई इंटरनेशनल लैवल ते कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम आ गई, तो उसके संबंध इंडिया नूं की करना चाहिए, इंडिया की की तैयारी होनी चाहिए है, तो वो जो RBI है वो गवर्नमेंट नूं एडवाइस करेगी। या इस तरह की अगर कोई पॉलिसी बननी हैगी है, जिस पॉलिसी का जिहड़ा इंपैक्ट है, जिस पॉलिसी ने अगर किस साडे देश के फाइनैंशियल सैक्टर नूं या बैंकिंग सैक्टर के उपर इंपैक्ट डालना हैगा, तां वो पॉलिसी नूं फ्रेम करन तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उस पॉलिसी नूं फ्रेम कर रही है तो वह पहला RBI की एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लएगी, तां जो उस पॉलिसी दे विच कुछ इस तरह का गलत डिसीजन ना लिया जाए जिस नाल पूरी इकॉनमी नूं उसका नुकसान होए। फॉर एग्जाम्पल NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक्स, हुण जिहड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक्स ने उन्हां नाल रिगार्डिंग अगर कोई पॉलिसी बननी है तो नैचुरली है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं बिफोर मेकिंग पॉलिसी ऑफ रिगार्डिंग NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं इस दे संबंध टैक्नीकल एडवाइस के तौर पर RBI की सलाह लैनी ही पेगी, क्योंकि नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप च इन्नी टैक्नीकली साउंड नहीं हैगी फाइनैंशियल ते मनी मैटर्स दे विच जिन्नी RBI, क्योंकि RBI की इस फील्ड दे विच एक्सीलेंस है, क्योंकि उसका काम है। इस करके टाइम टू टाइम जिहड़े भी फाइनैंशियल मैटर्स ने या कोई मनी मैटर्स ने उन्हां रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट नूं टाइम टू टाइम अपनी वैल्यूएबल ठीक है सुजैशन अपनी एडवाइस दिंदी है। उस तो अगे जी एज एन एजेंट का स्टूडेंट मतलब ये हुंदा कि सम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक है जी कोई भी इस तरह का काम करना हैगा, जिवें मान लो सपोज कोई डैट लेना हैगा या डैट के रिगार्डिंग कोई मैनेजमेंट है, तो उत्थे RBI ही ये सारा काम ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करती हैगी है। सो इस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जिहड़ी सेंट्रल बैंक हो एज एन एजेंट काम करती है। ठीक है जी, ओके। तो हुण स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी सेंट्रल बैंक एज बैंकर्स बैंक और बैंकर टू कमर्शियल बैंक। ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स जेडे मैं तुहानूं दसूंगा, ये सारे पॉइंट्स सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है कमर्शियल बैंक्स लिए। सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स इन द फॉलोइंग कैपेसिटी। सब तो पहला काम जिन्ने भी कमर्शियल बैंक्स दी एक्टिविटीज़ ने उन्होंने सुपरवाइज करना, उन्होंने रेगूलेट करने का काम सेंट्रल बैंक ही करती है। एज अ बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक मेनटेन अकाउंट्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, जिन्ने भी कमर्शियल बैंक्स ने सारे जिहड़े अकाउंट्स ने उन्होंने भी अपने को मेनटेन रखती है अपनी सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस तो बाद स्टूडेंट्स जिहड़ी तुहाडी सेंट्रल बैंक है वो क्लीयरिंग एजेंट का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। वट इज द मीनिंग ऑफ क्लीयरिंग एजेंट? अगर मान लो सपोज कमर्शियल बैंक्स ने, बहुत सारिया कमर्शियल बैंक्स ने, उन्होंने कमर्शियल बैंक्स दे एक दूसरे के उपर क्लेम होंगे आ और उन्होंने क्लेम्स नूं सैटल करवाउण दा काम RBI करती है। मान लो SBI का पंजाब नैशनल बैंक के उपर कोई फाइनैंशियल क्लेम है तो उन्होंने सैटल कौन करवाएगा? ठीक है जी, उन्होंने क्लीयर कौन करवाएगा? थोड़ा RBI। सो इस करके RBI क्लीयरिंग एजेंट का काम करती है, क्योंकि RBI को सारिया बैंक्स के अकाउंट्स होंगे ने। इन दिस वे अगर किसी एक बैंक का दूसरे के उपर क्लेम है तो RBI उसनों ज़्यादा आसानी के नाल उस ट्रांजैक्शन को सैटल करवा सकता है। एक्ट्स एज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखो भी स्टूडेंट्स जेडे कमर्शियल बैंक्स होंगे ने उन्हों की सरप्लस मनी नूं तुसीं कमर्शियल बैंक अपनी सरप्लस मनी नूं किस को रख सकते हैं? सेंट्रल बैंक को रख सकते हैं। और ये दो गल्लां ने स्टूडेंट्स, एक तो वो रिजर्व्स होंगे ने जो कि कमर्शियल बैंक नूं मैंडेटरली रखने पैंदे ने, कंपलसरली रखने पैंदे ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोले। एक होंगे जो उन्होंने वलंटरी रखने होंगे है। ठीक, तो दोनों तरह के रिजर्व्स नूं RBI अपने को रखती है, उन्होंने
ठीक है जी, क्लीयर। इन सच वे यूज़ भी करती है कि इकोनमी दे विच जिहड़ी मनी सप्लाई है उहदी एप्रोप्रिएट अमाउंट जिहड़ी है बनी रहे। वो किस तरह करती है स्टूडेंट्स, उहदे लई यू हैव टू वेट। आपां जदों क्वांटिटेटिव टूल्स करांगे क्रेडिट कंट्रोल दे, उत्थे ये चीज़ डिस्कस होएगी। एक्ट्स एज लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब स्टूडेंट्स ये आ कि अगर किसी कमर्शियल बैंक नूं कितों भी कोई फाइनैंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती, फाइनैंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलती, मान लो सपोज कमर्शियल बैंक नूं कोई पैसे की जरूरत है और उसनों किसी भी सोर्स तो पैसा नहीं मिल रहा, तो आखिरी तौर पर एज अ ठीक है लास्ट रिजॉर्ट वो कमर्शियल बैंक आरबीआई तो हेल्प ले सकती है। और आरबीआई हमेशा ही कमर्शियल बैंक की हेल्प करने तैयार रहेगी अगर वो हेल्प दे लई कमर्शियल बैंक बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि वो कमर्शियल बैंक ने अगर वैसे कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है जी, तो उसनों इमीडिएट पैसे की लोड़ है जिस दे नाल उसका जिहड़ा फंक्शनस उस तो बाद नॉर्मलाइज हो जाएंगे। उन्हें कोई इलीगल कोई एक्टिविटी नहीं की तो सेंट्रल बैंक 100% एक लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन परफॉर्म करते हुए उस बैंक की हेल्प करेगा। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इसका मतलब अगर किसी कमर्शियल बैंक नूं एमरजेंसी दे विच या किसी भी कारण करके कितों भी कोई फाइनैंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता, कोई अकोमोडेशन नहीं मिलती, फाइनैंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलती, तो फिर वो लास्ट तौर पर किहदे कोल जा सकता है, सेंट्रल बैंक को जा सकता है। और सेंट्रल बैंक उसकी हेल्प करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सेंट्रल बैंक कदे नहीं चाहेगा कि कोई भी कमर्शियल बैंक ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स फेल हो जाए। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स एक मैसेज जनता चला गया कि हाँ जी ये बैंक तो साढ़े पैसे वापस नहीं कर पा रही, तो वो एक मैसेज जिहड़ा है वो पूरी इकोनमी के बैंकिंग सिस्टम नूं ट्रबल दे विच पा सकता है, मुश्किल च पा सकता है। क्योंकि अगर एक बैंक पैसे लोगों के वापस करने च असफल हो जाता है तो एक तरह का ना वेव, एक तरह का इस तरह की मतलब कि सारी वेव चली जाएगी लोगों के विच कि हाँ जी कि ये बैंक तो अच्छा नहीं है, पैसे नहीं वापस कर रहा, तो लोगों के मन च जो बैंकिंग सिस्टम के लिए ट्रस्ट होंदा ना, वो ट्रस्ट दे विच कमी आ जाएगी, जिस करके सारे लोग बैंकों ते विश्वास करना भी घटा सकते हैं, जिस नाल देश के बैंकिंग सिस्टम नूं लोगों तो पैसा कलैक्ट करना, मोबिलाइज करना, सेविंग नूं मोबिलाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई सेंट्रल बैंक अपनी पूरी कोशिश करता है कि देश के ਜਿਹੜੇ कमर्शियल बैंक्स ने वो अच्छे तरीके नाल परफॉर्म करन, वो लोगों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे दे नाल मतलब अपनी सर्विसेज देन, तां जो लोगों का विश्वास जिहड़ा है, ट्रस्ट है, वो बैंकिंग सिस्टम ते बनिया रहे। ठीक है जी। तो लो जी स्टूडेंट्स ने हुण अलग अलग भी पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं कि सेंट्रल बैंक एज कस्टोडियन ऑफ, सॉरी ये पॉइंट अलग है, सेंट्रल बैंक एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये स्टूडेंट्स की है, ये पॉइंट डिफरेंट है, थोड़ा हटके है, समझाऊंगा तुहानू। जेड़ा स्टूडेंट्स ये है सेंट्रल बैंक अपने कोले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नू मेनटेन करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हुंदा स्टूडेंट्स? वर्ल्ड दियां प्रोमिनेंट करंसीज लाइक यूएस डॉलर्स, यूरो, युआन, येन एटसेट्रा, वर्ल्ड दियां प्रोमिनेंट करंसीज नू अपने कोल होल्ड करके रखता है, रिजर्व दे विच होल्ड करके रखता है। कौन? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के प्रोमिनेंट करंसी का अपने को जिहड़ा रिजर्व आ क्यों रखता है? तां जो साडी जिहड़ी इंटरनेशनल लैवल ते जिहड़ी लिक्विडिटी पोजीशन आ, यानी कि असी इंपोर्ट्स लई बिल पे करने ने, उन्हां सानू कोई दिक्कत ना आवे, असी उत्थे डिफॉल्टर ना हो जाइए, सानू कोई दिक्कत ना होए। दैट्स वाई जिहड़ी सोडी सेंट्रल बैंक आ वो अपने कोले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नू एप्रोप्रिएट अमाउंट दे विच मेनटेन करके रखती है। ये सब तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और एक स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जिन्हें मैं शायद तुहानू बोर्ड ते समझाना चाहूँगा, तो तुसीं नोटिस करियो। लो जी स्टूडेंट्स, इस दे लई मैं एक चीज़ दसना चाहूँगा। असी फॉरेन एक्सचेंज की गल कर रहे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने को फॉरेन एक्सचेंज रखती है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे के तुहानू उसकी
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ $1 ₹65 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। $1 ਦਾ ਪ੍ਰਾइस ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 65 ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 65 ਰੁਪਏ $1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, $1 is approaching approximately 80 rupees the equivalent. $1 is approaching to 80 rupees. Now 80 rupees has power to buy $1. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਫ ਰੇਂਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਸੇਫ ਰੇਂਜ ਲੱਗਦੀ ਆ $1.72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ $1.75 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ then there is no problem to the economy, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ then ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਲਰ ਹੈ ਇਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ $1.72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1.75 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਂਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਫ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ $1 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 78 ਤੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਹਰਟ, ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਬੜੇ ਬੈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲਓ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਡਾਲਰਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਡਾਲਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ $1 is equal to ₹78 ਤੇ ਹੈ, 78 ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। $1 is equal to ₹78 ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਡਾਲਰ, ਇਸ ਦੇ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਗਰ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਡਾਲਰਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਡਾਲਰਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਾਫੀ ਹੈ ਡਾਲਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚੋਂ ਡਾਲਰਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਡਾਲਰਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਗਿਵਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਡਾਲਰ, ਅਗਰ ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ,
उस नूं असीं बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। उस कॉन्सैप्ट नूं बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है जी, तो उसनूं स्टूडेंट्स मैनेज्ड फ्लोटिंग कहते हैं। बाकी इसकी ज़्यादा जानकारी तुहानूं मैं फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर च भी दूंगा। फिलहाल तुहानूं एक गल क्लीयर हो गई होएगी, RBI अपने कोले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टडी अपने को रिजर्व मेनटेन करके रखती है फॉर द टू परपज़। एक तो इंटरनेशनल लैवल ते असी जो इंपोर्ट पेमेंट्स करनियां ने उस कोई दिक्कत ना आवे। सेकेंड वन फॉर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है जी, देखो जी, it also uses these reserves to maintain the external value of country's currency in terms of key foreign currency, यानी कि अपनी करेंसी की वैल्यू स्टेबल रखने के लिए भी वो करती है। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स तो ये फंक्शन भी क्लीयर हो गया। ठीक है जी, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट स्टूडेंट्स थोड़ा मैं डिस्कस कर चुकिया। मैं तुहानूं पहले ही कहा सीगा कि लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन नूं अलग तो भी पेपर च पुछया जा सकता है, तो जदों तुहानूं पुछूगा सेंट्रल बैंक एज बैंकरस बैंक, ठीक है, या बैंकर टू कमर्शियल बैंक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तुसीं ये पॉइंट नूं सब पॉइंट बना के लिख सकते हो। अलग तो भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो इत्थे सब तो पहला स्टूडेंट्स मैं तुहानूं क्रेडिट के कंट्रोल का मतलब दसूंगा कि वट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होंदा स्टूडेंट्स क्रेडिट की कंट्रैक्शन और क्रेडिट की एक्सपेंशन। क्रेडिट की कंट्रैक्शन का मतलब कि जदों इकॉनमी दे विच जो फ्लो ऑफ मनी है, जो फ्लो ऑफ लिक्विडिटी है, जो मनी सप्लाई है, क्रेडिट की कंट्रैक्शन दे नाल वो सब चीज़ां डिक्रीज होंदियां ने। क्रेडिट की एक्सपेंशन नाल इकॉनमी दे विच फ्लो ऑफ मनी इनक्रीज हो जाएगा, लिक्विडिटी इनक्रीज हो सकती है, मनी सप्लाई वधेगी, वो क्रेडिट एक्सपेंशन है। तो हुण स्टूडेंट्स क्रेडिट नूं कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू कंट्रोल द क्रेडिट इन केस ऑफ रिसेशन। अगर इकॉनमी च डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मंदी चल रही है, मंदी, देन यू हैव टू एक्सपैंड द क्रेडिट। थोनू क्रेडिट एक्सपैंड करना पएगा, क्योंकि जदों इकॉनमी च मंदी होएगी तो साडी एफर्ट क्या होंदी है कि इकॉनमी दे विच लोकां दे कारोबार जिहड़े है वो दोबारा चलन, इकोनॉमिक एक्टिविटी च एक्सपेंशन आए। वो तां आएगी जे इकॉनमी च पैसा होएगा, डिमांड इनक्रीज करेगी। तो उत्थे साडी जिहड़ी ऑब्जेक्टिव हुंदा वो हुंदा है कि क्रेडिट नूं एक्सपैंड किया जाए। अगर रिसैशन है तो, अगर इकॉनमी दे विच एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन है, उस वक्त असी डिमांड नूं कूल डाउन करने की कोशिश करांगे तां जो इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सके। डिमांड नूं कंट्रोल करने लिए यू हैव टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई। तुहानूं मनी सप्लाई डिक्रीज करनी पएगी तां जाके एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होएगी। तो मैं मनी सप्लाई कॉन्सैप्ट दे विच दस्सण दी कोशिश कीती सी कि मनी सप्लाई दा ते डिमांड दा ना पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर मनी सप्लाई इनक्रीज हो जाए, इकॉनमी च डिमांड इनक्रीज हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए, इकॉनमी च डिमांड डिक्रीज होंदी है। तो हुण स्टूडेंट्स तुहाडे लई जिहड़ा क्रेडिट कंट्रोल दा फंक्शन है वो बेसिकली इकॉनमी दे विच स्टेबलाइजेशन वास्ते है। इकॉनमी दे विच इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे उस वास्ते है, स्टेबिलिटी मेनटेन करने वास्ते है। जदों इकॉनमी च डेफिशिएंट डिमांड है तो असीं डिमांड नूं उपर चक्कण की कोशिश करांगे, उदों सानूं क्रेडिट एक्सपेंशन की जरूरत पएगी। और जदों इकॉनमी च डिमांड जिहड़ी है एक्सेस च है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, उदों असीं डिमांड नूं कूल डाउन करके इन्फ्लेशन नूं कंट्रोल करना हुंदा है। दैट्स वाई असी क्रेडिट की कंट्रैक्शन करांगे। तो इस नाल स्टूडेंट्स जिहड़े थोड़े फंक्शनस ऑफ सेंट्रल बैंक आ वो खत्म हो गए। ठीक है जी, तो होप सो मैं ब्रीफिंग दे नाल तुहाडे सामने यह इन ब्रीफ तुहाडे नाल डिस्कस कीते ने। होप सो तुहानूं क्लैरिटी नाल समझ आ गए होणगे जी। थैंक यू भी। नैक्सट लैक्चर स्टूडेंट्स जिहड़ा होएगा वो आपां जिहड़े इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आ कि क्रेडिट नूं कंट्रोल किवें कीता जांदा है उहदे उपर डिस्कस करांगे। थैंक यू भी, थैंक यू जी।